सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। जिक्र हम करेंगे राजस्थान में राज्यसभा के रण का। जी हां, जिस तौर पर राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर, आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। दिल्ली से तमाम बड़े नेता राजस्थान पहुंचे हुए हैं और कल जो पूरी रात का घटनाक्रम है ये भी आपको बता दें। कल देर रात तक अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की और उसके बाद बाहर आकर आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी है और इसीलिए दो कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया गया है, जबकि उनके पास इस तौर पर मेजॉरिटी नहीं है। तो जो आरोप है अशोक गहलोत का कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं और उसके चलते रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को ठहराया गया है, जिस पर एक इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो स्थितियां काफी गर्म इस समय राजस्थान में बनी हुई हैं। टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन सियासी तापमान जो है वो भी अभी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। आपको बताएं कि राज्यसभा की 3 सीटों पर राजस्थान में 19 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग के तकरीबन हफ्ते भर पहले प्रदेश में खरीद फरोख्त की जो एक का ख्याल है वो जोर पकड़ने लगा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरोप ये लगाया है कि विधायकों को मध्य प्रदेश की तरह 25 करोड़ का लालच दिया गया है और सरकार गिराने की कोशिश चल रही है। तो राज्य में बड़े कैश ट्रांसफर की आशंका भी है, हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलें भी हैं और इन सब के बीच विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ऑफिशियली एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कर दी है, पत्र लिखा है और तमाम तरह की किलेबंदी के बावजूद कांग्रेस को अपने और समर्थक विधायकों के टूटने का डर अब सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सभी विधायकों के एकजुट होने के दावे के बावजूद उन्हें होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे मामले पर बीजेपी भी अब हमलावर नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार से भरोसा उठने का हवाला दिया है, लेकिन चर्चा यह है कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को तोड़ने की कोशिश में जुटी बीजेपी को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी विधायक झटका देकर गहलोत के साथ जा सकते हैं। अब राजस्थान में राज्यसभा के रण का आगाज हो चुका है, हफ्ता भर बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस राजस्थान में भी एक्टिवेट कर दिया है। फिर कांग्रेस की आपसी खींचतान भी इस बीच सतह पर नजर आई है। चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं ओंकार सिंह लखावत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि राज्यसभा के कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। ओंकार जी, बहुत स्वागत आपका। जी हाँ, नमस्कार। सबसे पहला सवाल, बहुत गंभीर आरोप है आप पर और बाकायदा एसीबी को चिट्ठी लिख दी गई है ऑफिशियली। देखिए, ना तो हमारे पे आरोप है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा गया है। ये तो इनके आपसी अपने विधायकों के ऊपर आपस में 2 गुटों में पार्टी बची हुई है। 2 सरकारें चल रही है, एक सचिन जी की सरकार, एक अशोक जी की। ये रिक्शा वाला जानता है, ठेले वाला जानता है, पान पनवाड़ी वाला जानता है कि राजस्थान में 2 सरकारें अलग अलग चल रही है। अब ये इनका आंतरिक अपना बहुत झंझट है, इसलिए ये जाने। और अगर मान लीजिए इनके पास सूचना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी नाम बता दे, कौन तो पैसा देने वाला था। कल सारे मीडिया ने पूछा उनके एमएलए सबसे कि भाई आपको किसी ने टेलीफोन किया कि नहीं किया, आपको किसी ने पैसे बताए कि नहीं पैसे नहीं बताए, किसी ने आपसे ऑफर किया ब्राइब कि नहीं वो नहीं किया। तो ये कुल मिला के देखिए बात और है। मैं आपके टीवी चैनल से आज एक बात कहना चाहता हूँ, क्या है, दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व का वैक्यूम खड़ा हो गया। वहां कांग्रेस बिल्कुल अस्तित्वहीन है, प्रभावहीन हो गई है और इसलिए कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में ठीक है लखावत जी, आपको रोक रही हूँ और आपका कहना यह है कि सीधे सीधे आरोप नहीं है, लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है ना एसीबी को, जो लिखा है महेश जोशी ने, ये मेरे पास भी है। अगर आप नहीं तो फिर कौन? ये कोशिश कौन करेगा? सीधे सीधे ठीक है, भले ही इनडायरेक्टली बोला गया है, लेकिन बोला आप ही को गया है। हेलो जी, लखावत जी, सुन रहे हैं आवाज मेरी आप? हाँ मेरा, हाँ जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई नहीं है और फिर भी कुल मिलाकर एससीबी की रिपोर्ट जो की गई है उसके कारण से ये जो निर्दलीय विधायक हैं और जो अलग अलग बसपा वाले हैं या और पार्टी से आए हुए लोग हैं, उनको ये डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो फिर भी बनता है ना लखावत जी, मेजॉरिटी नहीं है, फिर 2 कैंडिडेट्स खड़े करने का औचित्य क्या है?
बात बताइए, आपने कभी युद्ध का अभ्यास देखा होगा? हमारी सेनाएं जैसलमेर में और जगह अभ्यास करती रहती है पूरे 5 साल तक। आप कह सकते हैं चाइना ने अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, आप युद्धाभ्यास क्यों कर रहे हैं? हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा काम बराबर 2 सीटें हैं, 2 सीट पे चुनाव, 3 सीटें हैं, हम 2 पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, एक जीवित राजनीतिक संगठन है। ये हमारा सोचने का विषय है। वो हमको कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो अगर हमको ये कहते हैं कि सीटें तो कम थी और ज्यादा कैंडिडेट खड़े कैसे कर दिए, तो 3 सीट है ना, हमने 2 ही तो कैंडिडेट खड़े किए हैं। नहीं, 2 के लिए भी सर मेजोरिटी नहीं है ना। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा है। बेइंतहा शुक्रिया, आपका समय निकाला आपने। अब पैनल के पास अपने चलते हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस से, और संजीव कौशिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल का हिस्सा है। सभी का बहुत स्वागत। और वैभव अग्रवाल, अभी जो लखावत साहब ने कहा वो तो हमने सुना ही है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठेगा, देखिए, कि भाई मेजॉरिटी आपके पास उतनी है ही नहीं कि आप अपने 3 कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज सकें। देखिए गरिमा जी, नमस्कार। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आई थिंक ओंकार सिंह ने बड़ा बढ़िया एक नैरेटिव देते हुए अपने को बताया है कि देखिए, हर 5 साल, पूरे 5 साल हम लोग राजनीतिक रस्सी और रस्सी में लगे रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जहां तक खरीद फरोख्त की बात है, भाजपा पे पहले भी इल्जाम लगे हैं और आगे भी लगेंगे, क्योंकि भाजपा साफ राजनीति का एक प्रतीक चिन्ह बन चुकी है। भारतीय साफ राजनीति का प्रतीक चिन्ह। खैर, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, चर्चा में आपको शामिल करते हैं। भाजपा एक साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक, बताएं इस पर आपकी टिप्पणी। तो गरिमा, आप ही बता दीजिए, जो आपका जवाब होगा वो मैं जवाब को ओन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गोवा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर के, देहरादून से लेकर के और राजस्थान तक, अगर भारतीय जनता पार्टी साफ राजनीति का प्रतीक है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन सारे अपराधियों के लिए साफ राजनीति का प्रतीक है जो भारतीय जनता में पार्टी में आकर के कहीं ना कहीं साफ सुथरे हो गए हैं। अच्छा, ठीक है सुरेंद्र जी, इसी जवाब की मुझे अपेक्षा भी थी। लेकिन ये जो चिट्ठी है ना, इसमें कहीं लिखा नहीं है आपने जब आगे बढ़कर चिट्ठी लिख दी है एसीबी को और कह दिया है कि भाई अति विश्वस्त सूत्रों से जानकारी में आया है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और हमारा समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी गई जनसेवा में पूर्णतया समर्पित सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास है। पर नाम लिखने में क्यों डर गए आप? सीधे सीधे क्यों नहीं आपने शिकायत की बीजेपी की, अगर ऐसा कुछ ठोस था तो? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से गरिमा अतिवादी लोग नहीं हैं। जितनी हमारे पास सूचना है उतनी हमने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस का काम है, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है कि उन सारी सूचनाओं के आधार पर उसका विस्तृत विश्लेषण करना, उसकी जानकारी करना, और वो जो हमने सूचना दी है उस सूचना पर कार्रवाई करना। अब कार्रवाई करने के बाद जो नाम सामने आएंगे, एसीपी नाम देगी। हम लोग कोई जांच की अथॉरिटी नहीं है। जांच की अथॉरिटी वही है, वो लोग जो नाम सामने देंगे वो वैभव जी के भी सामने रखे जाएंगे। अरे भाई, मेरे घर में कोई चोरी कर रहा, अब मेरे घर में कोई चोरी करने वाला है, मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से ये पता है कि कौन चोरी करने वाला है, तो पुलिस स्टेशन में जाकर मैं बताऊंगी ना। पुलिस मुझसे पूछेगी किस पर शुबा है, किस पर शंका है, तो बताऊंगी ना कि भाई उस पर शंका है। हाँ बिल्कुल, आप क्या ये कह सकती हैं, आप अपने घर में चोरी की आशंका जाहिर कर सकती हैं, लेकिन कौन चोरी करेगा, किस रूप में आएगा, वो भूत के रूप में आएगा, काला कपड़ा पहने होगा, एक्स आदमी आएगा, या उसका चेला आएगा, या उसके चेले का चेला आएगा, या कोई अपराधी आएगा, ये तो आप नहीं जान सकते ना। अगर आप इतनी ही बड़ी अपराधी होती तो आपके घर में कोई चोरी करने की हिम्मत क्यों करता? आप तो सीधी सादी हैं, आप तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वाली हैं। तो आप चलिए, ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये तो सब जानते हैं। तो आपकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कोई सीपीआईएम तो करेगा नहीं, आरएलपी तो करेगा नहीं, फिर कौन करेगा? तो क्यों ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं क्या नाम, चाहे वो राजनीतिक अपराधी हो और चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इन लोगों का एक समूह है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की भरमार है, तो कोई भी अपराधी आ सकता है। वैभव,
वैभव अग्रवाल, आर्थिक और सियासी अपराधी आपको घोषित किया जा रहा है। चलिए गरिमा जी, बदनामी तो कर रहे हैं राजपूत साहब, कोई बात नहीं, मित्र है, बदनामी में भी नाम हुआ, चलो इसी बहाने बाकी जो एमएलए हैं राजस्थान के उनको भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस केवल और केवल छीटाकशी का काम करती है, लेकिन यदि उनसे कागज मांगे जाए तो बोलते हैं कागज नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि राजस्थान सरकार, मैं पिछले 3 महीने से इसको बड़ा नोटिस कर रहा हूं और उनके पास किसी भी प्रकार के कागज नहीं है। आपके हाथ में जो रिपोर्ट है उस कागज से लेकर और अब इसको पीछे की तरफ अगर चलते जाएं तो ये इन्होंने पूरा राजस्थान प्रदेश आज की तारीख में सील बंद कर दिया है। तो राजस्थान प्रदेश के प्रदेश निवासियों के कागज भी मानने से मना कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सील कर दिए हैं। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अंदर कैसे जाएं और जो अंदर के लोग बाहर जा रहे हैं वो बाहर कैसे जाएं, उसकी भी कोई पॉलिसी नहीं है। कोविड के मामले प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 पे है, राजस्थान प्रदेश, दिल्ली और फिर राजस्थान और फिर बाकी प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां भी कांग्रेस है, तो वहां से कहीं से भाग नहीं सकते। तब देखिए जो फेलियर है वो राज्य सरकार का इतना बड़ा फेलियर है कि अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया होते हुए भी इस पूरे कोविड मसले में जनता का प्रोटेक्शन करने की बजाय एक दिल्ली हाईवे पे पूरी फौज के साथ वहां पे होटल में खाना खा रहे हैं, 2 मीटर की दूरी बनाने की जगह सबके साथ। अच्छा, एक पॉइंटेड सवाल मैं आपसे पूछती हूँ वैभव अग्रवाल, अभी हफ्ते भर का वक्त बाकी है, 19 जून को वोटिंग होनी है। आप बताएं कि क्या आपकी तरफ से आप एश्योर करते हैं तमाम लोगों को कि ऐसा कोई प्रयास इस हफ्ते भर में नहीं होगा? मैं आपको आपके चैनल से और आप ही के प्रोग्राम पे, प्राइम टाइम है हिंदी का, हम अभी इस समय आपके साथ हैं और मैं ये बोल रहा हूं कि भाजपा, यदि इसकी पूरी फुल फॉर्म नहीं पता है किसी भी दर्शक को, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र से लेकर किसी भी प्रदेश सरकार में ना तो कभी खरीद फरोख्त का हिस्सा पाई गई है, ना हमने कभी इस तरह की प्लानिंग करी। ठीक है, खरीद फरोख्त का हिस्सा आप कभी नहीं रहे। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में चाहती हूं, उसके बाद हमारे साथ संजीव कौशिक भी हैं, बहुत संक्षेप में, खरीद फरोख्त का हिस्सा आप कभी नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी खरीद फरोख्त, भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी तत्व हैं, जो आर्थिक और सामाजिक अपराधी हैं, वो इस खरीद फरोख्त का हिस्सा रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार। कौन है वो आप नाम ले पाए अगर तो बताएं, कौन है वो आर्थिक और सियासी अपराधी? क्योंकि कागज नहीं दिखाऊंगा। किसी को मोटा भाई कहा जाता है, किसी को छोटा भाई कहा जाता है। गुजराती में मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं और अमित भाई को छोटा भाई बोलते हैं क्योंकि उनको बड़े भाई का दर्जा दिया जाता है। सुन लीजिए गरिमा जी, वो अपने आप बता दिया है उन्होंने कि किसने उनको कहा था सरकार गिराने के लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था हमें मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए, अगर तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया हम अपनी तरफ नहीं लेते तो सरकार गिरा पाते क्या? ठीक है, बताइए ना। तो ये अपराधी तो ये लोग बताएंगे ना। मैंने कहा मोटा भाई, छोटा भाई, बहुत सारे भाई हैं इनके यहाँ। ठीक है, यानी कि आपने भी इतिहास से सबक लिया है और सबों को रिजॉर्ट में पहुंचा दिया है। भले ही सचिन पायलट के करीबी आदमी कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि आवश्यकता थी नहीं, हम लोग एकजुट हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियातन आपने सबों को रिजॉर्ट में पहुंचा दिया। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि इस पूरी स्थिति को कैसे आप इसका कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे, और कांग्रेस ने क्या ये एक भय में उठाया गया कदम है कांग्रेस का कि सबों को रिजॉर्ट में पहुंचा दिया, और बीजेपी के बाबत आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए गरिमा, आज के इस वक्त में राजनीति में सूचिता नामक जो शब्द है वो काफ़ी निरी हो गई है। इसको इस पर से निकाल दे तो ज़्यादा बेहतर, वो काफ़ी निरी हो गई है। दूसरी चीज़ कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, अभी आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने यदि ऐसा कोई आरोप लगाया है तो क्या उस आरोप में सीधे डायरेक्ट किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह का आरोप है? राजनीति में इस तरह से आरोप नहीं लगाए जाते हैं, ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं, अंदेशा और अंदेशाओं की बात होती है। लेकिन पिछले विगत कुछ महीनों और वर्षों में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, या भारत में जिस तरह की राजनीति हुई है, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि खरीद फरोख्त की राजनीति रहती है? आखिर ये कौन से लोग होते हैं जो अचानक इस तरह के चुनाव के वक्त एक्टिव हो जाते हैं? उनका हृदय परिवर्तन क्यों होने लगता है? क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है? तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो इशारा करती हैं कि ऐन मौके पर इस तरह की बातें होती हैं, भले कोई स्वीकार नहीं करे और कोई पार्टी स्वीकार करेगी। अच्छा, ये मेरा जो प्रश्न है संजीव कौशिक, इस पर मैं आपसे
भी एक टिप्पणी चाहती हूँ। मेरा जो प्रश्न है कि 2 कैंडिडेट्स खड़े करना, जबकि उतना बहुमत है ही नहीं, उतने विधायक है ही नहीं बीजेपी के पास, ये भी क्या इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्या कि आने वाले समय में अगर संभव हुआ तो लोगों को तोड़कर फिर हम जी नहीं, निश्चित तौर पे इसका वो सटीक वही जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं वैभव भाई, वही सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर ये कौन सी गणित के आधार पे, ऐसा कुछ तो गणित होगा दिमाग में। हाँ। कौन से गणित के आधार पे आपने 2 कैंडिडेट, हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं दूंगा जवाब दूंगा। कहीं ना कहीं खाने कुछ ना कुछ चलने की बात होती है और ऐसा होता है। मैंने फिर कहा कि ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें गुनहगार कोई एक ही नहीं है। यदि बिकने वाले बिकाऊ है तभी तो खरीदार भी है और खरीदारी भी कर रहा है वो, तो दोनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये शुचिता की बात जो हो रही है कि ये सरकार, पिछली सरकारें, हम नए तरीके की राजनीति, नई बातें, नया दिशा में ले जाने की बात, देश को नया दिशा, और ये सब तमाम बातें जो थी वो बिल्कुल दरकिनार रख देने की जरूरत है और राजनीति वैसे ही चलती चली आ रही है जो पहले थी। अच्छा, एक और सवाल संजीव कौशिक मेरा आपसे कि ये जरूर बीजेपी को एक तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि खरीद फरोख्त अब शुरू होने वाली है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर है, बाकायदा कह दिया गया है कि भाई पैसे भी ऑफर किए गए हैं इसके लिए, जो कि हमने पिछले दिनों राजनीति में देखा भी है। लेकिन क्या जो कांग्रेस के भीतर की एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है, 2 चेहरे हैं कांग्रेस के प्रदेश में और उनके बीच जिस तरह की खींचतान देखने को मिलती है, क्या ये भी एक वजह है क्या? इससे कैसे कोई इनकार करेगा? भीतर में कहीं ना कहीं भीतर खाने में भी इस तरह की बात चलती है, तभी ये 2 खेमों में बंटने की बातें होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने दौर के, आज के दौर में, हालांकि राज्य सरकारों की बात करें तो कई राज्यों में वो मजबूत भी हुई है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी जो दौर है वो मजबूत, एक हम ये नहीं कह सकते कि मजबूत नेतृत्व, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद हम रखते हैं, एक विपक्ष से उम्मीद रखते हैं, चाहे राज्य सरकार में यदि वो सत्ता में है तब, या केंद्र में हम विपक्ष की जो भूमिका देखते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती से खड़ा करती हुई नहीं दिखाई देती है और कई बार गलती होती है। और दौर जो चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी में आज के दौर में सुरक्षात्मक नहीं, आपको आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो मन के मुताबिक रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इन सारे, जिसके बारे में नैतिकता की बातें जो करी जा रही, सारे तिकड़मों के बावजूद वो दम खम ठोकते हुए आगे जाते हुए दिखाई दे रही है और लोगों के बीच में ये परसेप्शन डालने में। अच्छा, राजस्थान में अभी की स्थिति के मुताबिक किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? देखिए, सबों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सुरक्षित है। और ये एक कई बार राजनीति में इस तरह की प्रेशर बनाने की भी बात की जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र जी, कितनी मजबूत स्थिति में आप खुद को अभी देख रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने अभी देखा, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हमने देखा, पूरी घेराबंदी के बावजूद कोविड-19 से लड़ाई अलग अलग लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ एक लड़ाई और लड़ी जा रही थी पर्दे के पीछे। उसके बावजूद आपको शह और मात के इस खेल में मात खानी पड़ी। हाँ, निश्चित तौर पर हम आपराधिक गतिविधियों के द्वारा हारे हैं गरिमा, और हमने कहा ना कि हम अपनी उस हार को, मध्य प्रदेश की हार को स्वीकार करते हैं कि क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रहरी थे, और इन लोगों ने लोकतंत्र को ताक पर रख करके धनतंत्र और शाहतंत्र की जितनी बातें की हैं, निश्चित तौर पर हम उसमें हारे हैं। और हम अपनी हार को स्वीकार करते हुए उनसे हम सबक भी ले रहे हैं और सीख भी ले रहे हैं। लेकिन अच्छा सुरेंद्र जी, ये भी तो बताइए ना, आप ही के भीतर के लोग हैं ना, वो आप ही के भीतर के लोग हैं जो उनके प्रलोभन पर चले जा रहे हैं, यानी कि इंटैक्ट तो आप नहीं है ना, कमी तो खुद के भीतर है, संगठन के भीतर, पार्टी के भीतर, काडर के भीतर, पदस्थ लोगों के भीतर। मैं सहमत हूं गरिमा आपसे। देखिए, सच्चाई ये है कि एक बात से मैं सहमत हूं भारतीय जनता पार्टी की कि जब क्या नाम बाजार में कोई बिकने वाला होगा तभी कोई खरीदार होता है। अब आप हमें ये बता दीजिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बिक जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप समझिए ना मेरी बात को। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं में बिक जाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे कौन कैसे रोक सकते हैं? जब आदमी अपने क्षुद्र और बहुत छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो वहां से चला जाता है और अपने आप को विभीषण भी कहलवाता है। इस पर सुरेंद्र जी, अगर इस पर हम टिप्पणी करेंगे तो चर्चा थोड़ी सी डीरेल हो जाएगी। वो राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगेंगे, राहुल गांधी मिलने का वक्त नहीं देंगे। वो मध्य प्रदेश पर पूछा। हाँ।
इसलिए मैंने आपको नहीं, जवाब देखिए- दिया। मैं विषयांतर में नहीं करना चाहता। ठीक है। यहाँ पर आदरणीय वैभव अग्रवाल जी भी बैठे हैं, आप जैसे सम्मानित प्रस्तोता है, तो मैं विषयांतर कतई नहीं करना चाहता, लेकिन आपने चूंकि पर्टिकुलर सवाल पूछा था तो मैंने पर्टिकुलर जवाब दिया। नहीं तो ये इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस पर खुद पर है ना सर। हाँ, निश्चित तौर पर, और कांग्रेस अपना काम कर रही है। हाँ। और राजस्थान में कोई भी बिकाऊ नहीं है, ये भी हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं। ठीक है। और एक चीज हम पूरी जिम्मेवारी से आपसे कहते हैं कि राजस्थान में आपको हो सकता है कि उल्टे कुछ आश्चर्यजनक परिणाम मिले। हाँ। आप देखिए ना कि जो निर्दलीय विधायक क्या नाम वसुंधरा जी के समर्थन में है, उनके उस पर भी आप देखेंगे वैभव जी को बड़े आश्चर्य होगा किसी समय। ऐसी बात नहीं है कि लोकतंत्र के मूल्यों के प्रहरी लोग इस वक्त जिंदा नहीं है, वो थोड़े से कम है, दिखते कम है, अपराधी लोग होते कम है, लेकिन दिखते ज्यादा है। जी तो ठीक है, ठीक है जितने वैभव अग्रवाल, अभी और दो सवाल आपके लिए हैं, अभी दो सवाल आपके लिए हैं। पहली बात, अभी सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई बिकाऊ नहीं है। बड़ा अच्छा लगा सुन के। और सुरेंद्र जी क्योंकि उत्तर प्रदेश से रखते हैं, वाकफियत रखते हैं और राजपूत भी हैं, तो राजस्थान से जाहिर सी बात है कि इनका बहुत लगाव भी होगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति मेरे से ज्यादा नहीं जानते होंगे। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जो हमारा रण शौर्य होता है, यानी जो हमारा राजस्थानी होता है, वो कभी बिकता नहीं है पैसे के बल पर। उसको आप पैसे और रत्नों के बल पे नहीं खरीद सकते, लेकिन उसको आप प्रेम और आपसी रिश्तों के ऊपर, और जो इन प्रिंसिपल रिश्ते होते हैं, यानी कुछ गलत होता देखता है राजस्थानी तो वो उछल जाता है, वो कहता है ये सही बात नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप उसको खरीद नहीं सकते, उसके ईमान को डगमगा नहीं सकते। तो राजस्थानी विधायकों का बिकना, उनके साथ खरीद फरोख्त होना, ये तो यहाँ हमारी बात बिल्कुल साफ हो गई कि महेश जोशी ने जो सचेतक के रूप में लेटर लिखी है एसीबी को, वो तो झूठी साबित हो गई एकदम। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। और इस पे से नहीं, सिर्फ वो लेटर नहीं है ना, आपने बाइट जरूर सुनी होंगी, आपने वो बयान सुने होंगे, अशोक गहलोत के भी सुने होंगे आपने बयान की। बाकायदा उन्होंने आरोप लगाया है भाई, सिर्फ इस लेटर की, सिर्फ इस चिट्ठी की बात नहीं है। मैं बताता हूं आपको उसकी हिस्ट्री क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जो खेमे हैं और जो कांग्रेस के राज्यसभा के नॉमिनीज हैं, उनसे विधायकों का बहुत ज्यादा मुठभेड़ है राजस्थान में। आपके रिपोर्टर ऑन ग्राउंड है, आप खुद पता कर लीजिए कि इस इलेक्शन में ये राजेंद्र गहलोत, जो गहलोत हैं, और दूसरे ओंकार लेखावत हैं जो राजपूत हैं, उनके बीच में, और जो कांग्रेस के नॉमिनी हैं जो कि राहुल गांधी की ओर से आए हैं, अशोक गहलोत की ओर से नहीं आए। देखिए, राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट नए बच्चे हैं। देखिए, मेरी कई बार उनके साथ डिबेट हुई है टीवी पे, और मैं आपको बताऊं, मैं उनको आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। सचिन शायद मेरे से 1 साल छोटे हैं, ठीक है। सचिन पायलट की मर्जी के बिना जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका मनमुटाव कांग्रेस कवर करने की कोशिश कर रही है, क्रॉस वोटिंग का नाम इल्जाम लगाते हुए। क्योंकि जो कैंडिडेट आए हैं, राजस्थान की राजनीति अशोक गहलोत चलाते हैं, राजस्थान की राजनीति सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं चला सकते, क्योंकि राजस्थान की राजनीति केवल एक राजस्थानी ही चला सकता है। तो वो इसमें गांधी आ ही नहीं सकते। मैंने तो कटाक्ष के रूप में कल ट्विटर पे भी लिखा था अशोक जी को ट्वीट करते हुए, जब ये एसीबी की लेटर आई थी, मैंने कहा अरे अशोक जी आप कहाँ फंस रहे हैं। और मैं सुरेंद्र सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हल्के नोट पे बोलते हुए कि राहुल गांधी को राजस्थान भेज दो, सब ठीक हो जाएगा, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी है। तो इसके अंदर तो राजस्थान में इल्जाम लग ही नहीं सकता। जहां तक 2 कैंडिडेट का इल्जाम है कि हमारे पास नंबर नहीं है और हम फिर भी 2 कैंडिडेट दे रहे हैं। हाँ। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में, और संजीव जी मानेंगे इस बात को, राजनीति में सबकी एम्बिशंस होती हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जब डेमोक्रेसी का यही तो बहुत जबरदस्त मतलब है कि जब देश का राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है, तो मैं और आप गरिमा जी नामांकन भर के खड़े हो सकते हैं। हमारे पास तो 2 लोग भी नहीं है ना, 2 एमएलए एमपी नहीं है, तो हम कैसे उसको इलेक्शन में जीत जाए। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबकी आकांक्षाएं होती हैं और सब चाहते हैं, नाम बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। तो इसके अंदर कोई इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ संजीव जी को भी खड़ा होना चाहिए, और अगर मौका लगे, मेरे पास तो समय नहीं है, तो मेरे कागज भी लगा दो, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सुरेंद्र जी, तो इसमें तो सब राजी है, खुशी है। सुरेंद्र जी बताएं, जवाब दिलचस्प दे रहे हैं वैभव अग्रवाल अभी। गरिमा जी, एक बड़ा पुराना शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर
मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। वैभव जी करीना ने लखनऊ वाली बात। ये वैभव जी ने बड़ी चतुराई से सारा उन अशोक गहलोत साहब को भी नाराज कर दिया, सचिन पायलट साहब को भी नाराज कर दिया, सबको इन्होंने कह दिया कि सिर्फ राजस्थान में अगर कुछ है तो भाजपा के वो कुत्सित नेता है। लेकिन आप दोनों लोगों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, यहाँ पर मतभेद नहीं है। और वो चीज वो है कि वैभव अग्रवाल भी कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई बिकाऊ नहीं है और सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई बिकाऊ नहीं है। फिर बचा क्या? गरिमा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी, इसीलिए तो कहता हूँ कि जैसे कोरोना काल में कहा गया ना कि कोरोना की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सतर्कता ही बचाव है। किसी को भी हो सकता है ना कोरोना। आप सतर्क नहीं रहेंगे, अपने हाथ नहीं धोएंगे तो आप अपने, ठीक है, आप बता दीजिए आपकी तैयारी कितनी है? आपकी तैयारी मुकम्मल है ना? हाँ, हमारी देखिए हमारी तैयारी मुकम्मल है और ये लोग मुंह की खाएंगे, ये भी हम बता दें। और जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट साहब को बच्चा कहा ना, तो मैं आपको बता दूं कि वैभव अग्रवाल जी, जो राजनीति में एक कक्षा में अगर एक आदमी 12 साल रहता है तो वो बड़ा नहीं माना जाता। जो समय से अपनी कक्षाओं को जंप करता रहता है वो जीनियस होता है और वो बड़ा माना जाता है। जी, मेरा कहने का मतलब है वो अशोक गहलोत की राजनीति को वास्तव में बचे। ये जो अहंकार आपको अमित शाह जैसे लोगों ने दिया है ना, इस अहंकार को छोड़ करके राजनीति की जाती है। जनता के मुद्दों पर राजनीति कीजिए और जनता के मुद्दों की पार्टी में ये कोई कभी नहीं है। सचिन पायलट वैभव जी, देखिए बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहने, पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप परिप्रेक्ष्य उसका देखिए, परिप्रेक्ष्य नहीं पकड़िए राजस्थान की राजनीति का, तो हमें समझ आएगा। चलिए ठीक है, वैभव अग्रवाल और सुरेंद्र राजपूत, आप दोनों ने ये तो कम से कम माना है कि राजस्थान में कोई बिकाऊ नहीं है, तो दोनों के लिए स्थितियां इस समय पर मुफीद हैं। महेंद्र सैनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस समय राजस्थान से, जयपुर से मौजूद हैं। महेंद्र, ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं आप? बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। सुन पा रहे हैं महेंद्र मेरी आवाज? महेंद्र तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन महेंद्र सैनी लगातार पल पल की खबर पर, अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। और कल देर रात तक जो मीटिंग चली उस पर भी महेंद्र सैनी ने हमको रिपोर्ट भेजी थी और आज शाम को भी विधायक दल की एक बैठक होनी है, अशोक गहलोत जिसकी अध्यक्षता करेंगे। कुल मिलाकर अभी एक हफ्ते भर का समय बाकी है और ये जो राजस्थान में राज्यसभा का रण है, इसमें कांग्रेस के आरोप क्या सही सिद्ध होते हैं या फिर बीजेपी जिस तौर पर अपना बचाव कर रही है वो बात सही होती है, इस पर नजर रहेगी। 19 तारीख को चुनाव है। बड़ी बहस में इतना ही, इजाजत दीजिए, सहारा प्रणाम।